नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन साइंस क्वेश्चन कर रहे थे। आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। पहला प्रश्न देखो आज का। खालिस्तान वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऐसी कौन सी भौतिक राशि इसमें से जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? दूरी, बल, त्वरण और वेग। इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? देखो, जो बल है, त्वरण है और वेग है, ये तीनों है आपकी सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है भाई? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बताएं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किनकी आवश्यकता होती है कि वो सदिश राशियां होती हैं, और यहीं पर साथ में साथ आप अदिश राशि भी बताएं। ठीक है, तो यानी कि परिमाण और दिशा की अगर दोनों की आवश्यकता होती है तो वो सदिश राशियां होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती वो आपकी अदिश राशि होती है। दूरी यहाँ पर अदिश राशि है। दूरी ऐसी है जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक, बाकी ये तीनों जो है बल, वेग और त्वरण, ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और इनका मान शून्य भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 559। खालिस्तान का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरी और चाल है, वेग और चाल है, या दूरी और विस्थापन है, या विस्थापन और वेग है। प्रश्न नंबर 559। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी आंसर। देखो, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। मैं अगर बात करूं, जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है। ये बात आपको ध्यान देना। जैसे मैं कहूं कोई ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक, मान लो इनका नाम ए है और इनका जो विद्यालय यहाँ पर है, ये विद्यालय यहाँ पर यहाँ गए, अगर यहाँ से यहाँ गए पुनः वापस आ जाते हैं उसी रास्ते, तो वहां पर विस्थापन 0 हो जाता है। उसी रास्ते आ जाते हैं तो विस्थापन 0, लेकिन दूरी जो हो जाएगी, अगर मान लो कि यहाँ 1 किलोमीटर है जाने में सिर्फ, और आने जाने में इसका दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी, विस्थापन और दूरी में ये अंतर होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 560। वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? दूरी, विस्थापन, संवेग और गति। ठीक है, बताइए, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? ठीक, तो वेग और समय गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, सही आंसर विस्थापन। ठीक है, क्या एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि है। कैसी राशि भाई? सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि, इसका जो मात्रक भी, इसका मात्रक मीटर ही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 561। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? अगर दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका विस्थापन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है जो विस्थापन होता है। मान लो ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, समझना इसको। चूंकि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है, अगर ये दूरी 0 है, ये दूरी 0 है, इसलिए वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अतः वस्तु का भी जो विस्थापन होगा वो भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है 562। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। तो मान लो कोई वस्तु, कोई भाई ये है भैया टिंकू लाल है, टिंकू लाल ने क्या किया, आराम से एक पत्थर फेंका। ठीक है, वस्तु को फेंका, ये जो गया 100 मीटर तक, कहाँ का 100 मीटर, फिर ये वापस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि वापस आ जाता है तो वस्तु का जो विस्थापन होगा क्या 50 मीटर होगा? क्या ऐसी बात है?
देखो मैं अभी जस्ट बताया कि चाहे ऊपर फेंको चाहे अगल बगल जाओ, अगर आप वही रास्ते आ जाते हो तो वहां पर जो होगा वहां पर विस्थापन शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, वस्तु का जो वास्तविक विस्थापन है वो शून्य हो जाएगा। मैं अगर बात कहूँ, ये कोई भैया बच्चू हैं, बच्चू जी चले इधर, ये यहाँ तक गए फिर वापस इसी रास्ते आ गए, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या होगा? विस्थापन होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं बात करूं कार W बराबर एफ डी, ध्यान देना W बराबर एफ डी, कार W बराबर एफ डी, ये आपका बल होता है और ये आपका विस्थापन होता है। मैं कहूं भैया ये कोई व्यक्ति है, इन्होंने एक ये दीवार है, दीवार में एक पड़ाक से मार दिया, ठीक है, मार दिया धक्का। अब पूछा जाए कि यहाँ पर कितना कार हुआ, यहाँ पर कितना कार हुआ, यहाँ पर जीरो कार हुआ। क्यों? क्योंकि क्या, विस्थापन, विस्थापन अगर जीरो हो जाएगा, डी ये विस्थापन है, अगर ये जीरो हो गया, भाई दीवार तो खसकी नहीं, दीवार तो अपनी दर पर है, तो इसका मतलब कार्य वहां पर क्या हो गया, जीरो हो गया। आगे ऐसे प्रश्न हम देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 565। किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वहां से वापस उसी पथ पर तैरकर 2 बार में 360 मीटर दूरी तय करती है। किरण का औसत वेग ज्ञात करना है आपको। ए बी सी डी, यहाँ पर औसत वेग पूछा गया है 565। ठीक है, वेग देखो, देखो जो किरण है, क्योंकि जो किरण है जहां से चलती है, अगर मान लो यहां से किरण चलती है वही वापस आ जाती है, यहां तक गई इस छोर से फिर वापस आ जाती है, तो विस्थापन यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापन यहाँ पर भैया शून्य हो गया। ध्यान देना इसको, विस्थापन शून्य हो गया। अगर विस्थापन शून्य हो गया मुन्ना, तो उसका औसत वेग शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी औसत वेग भी इसका शून्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 566। किसी वस्तु का त्वरण खालिस्तान में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन होता है। जो त्वरण होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो त्वरण को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो यहां पर जाएगा वेग, तो समय क्या होता है, P बराबर mv, द्रव्यमान गुण पूरे वेग। ठीक है, संवेग। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब यहीं पर ये बता दो त्वरण का मात्रक क्या होता है। त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी है भाई? सदिश राशि है। त्वरण एक कैसा है? यह सदिश राशि होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को? ठीक है, और यहाँ पर वेग भी क्या होता है मुन्ना? वेग भी आपका सदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान देना है। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको भी आपको ध्यान देना। अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है नंबर 567। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर आपसे पूछा गया है। यांत्रिकी है, वेक्टर है, वेग है, या परिमाण है? प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ठीक है, यहां पर हो जाएगा वेग। क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर की, अगर किसी वस्तु की स्थिति बदल रही तो उसको वेग कहते हैं। वेग क्या, कैसी राशि है? वेग सदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हुए सदिश राशियां कहलाती हैं। इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है। अभी आपने त्वरण का मात्रक देखा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यहाँ पर, लेकिन जो आपका वेग होता है इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 568। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाए, क्या कहते हैं? समय के साथ किसी वस्तु के वेग दिखाने वाले को ग्राफ को हम ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो डी, 500%। ठीक है, समय के साथ
तो वेग समय ग्राफ कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, वेग समय ग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अगला, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत जो वेग है वो वस्तु की गति दर्शाता है क्या? समय की एक विशेष अवस्था में, लंबी दूरी में, कम दूरी में, या दिए गए समय अंतराल के दौरान। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो दिए गए समय के अंतराल के दौरान ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर मैं यहाँ पर चाल की बात करूं, चाल, जब कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वह वस्तु की चाल कहलाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ओके, यहीं पर अगर वेग की बात किया जाए, वेग की, कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कि जितना इसका विस्थापन होगा उसे वेग कहा जाएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। ये बात आपको ध्यान देना, जो वेग होता है विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। ठीक है, अतः चाल और वेग की परिभाषा से स्पष्ट है कि औसत चाल और औसत वेग दिए गए समय अंतराल के दौरान वस्तु की गति दर्शाते हैं। ये बात आपको ध्यान देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 570। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, ऑप्शन गति का एक उदाहरण है। तो बस की गति है वो किसका एक उदाहरण है? आसमान का, या एक समान का, वृत्तीय का, या रेखीय का? 570। ठीक है, अब भीड़ भाड़ वाली गति है भाई, कौन सी भाई? बहुत बार भीड़ भाड़ है तो गति होगी असमान गति होगी भाई। भाई भाई भीड़ भाड़ है, कभी तेज चलेगी, कभी धीमे चलेगी, तेज चलेगी, है ना? तो ऐसा नहीं एक समान होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, असमान गति का एक उदाहरण होगा। ओके भाई। चलिए अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर है 571। जहाँ पर डाउट हो वहां पर जरूर से पूछ लेना। चाल, दूरी और समय का सही संबंध। आपने अभी पढ़ा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्यों ऐसा है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या हम कह सकते हैं क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम ये कह सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके भैया, ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया, समय हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर। यहीं पर दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय को उधर पटक दो उठा के, समय हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर मैं समय की बात कर लूं, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल। यहाँ पर तीन संबंध है, ये संबंध दिया गया है, यानी कि स्पीड बराबर हो गया चाल बराबर दूरी बटे समय। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 572। तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब, तात्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे? जब, बताए ऑप्शन नंबर ए, में एक समान त्वरण हो, एक वृत्त में चल रहा हो, में परिवर्तित त्वरण हो, या में शून्य त्वरण हो। ठीक, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। क्या हो? शून्य त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, कैसी राशि? सदिश राशि है, और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, विस्थापन के परिवर्तन के दर को कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन की दर आपसे ये पूछा गया है। गति, संवेग, विस्थापन या वेग। 573। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? वेग कहते हैं। बेटा ओके भैया।
इसका मात्रक क्या होता है? SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। ये एक आपकी सदिश राशि है। अगर मैं इसके विमा की बात करूं, LT की पावर -1 इसकी ये विमा होती है। ये बात भी आपको ध्यान देना है, विमा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर है 574। विस्थापन के, अरे वही प्रश्न फिर है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? विस्थापन के परिवर्तन दर को वेग कहा जाता है। ठीक है, देखो वही प्रश्न बार बार अलग अलग एग्जामों में RRB में पूछे गए हैं। ठीक, 576 देखो, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहेंगे? समान समय में असमान दूरी तय करती है तो असमान गति या रूपांतरित गति, समान गति या गुणन गति। प्रश्न नंबर 576 में इसे हम कहेंगे असमान गति कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ये आंसर हो जाएगा। RRB ग्रुप डी 30/10/2018 शिफ्ट थर्ड में ये प्रश्न आया हुआ है। ओके, ये अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को गति कहेंगे, विस्थापन, वेग या चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, चाल नहीं कहेंगे। एकांत समय अंतराल में चले गई दूरी को चाल कहेंगे। ठीक है, किसी निर्दिष्ट दिशा में, क्योंकि निर्दिष्ट दिशा यानी कि दिशा क्या है? फिक्स है इसकी, है ना, क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है, चाल आपकी अदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है संवेग P बराबर mv। अच्छा, विस्थापन, बल या वेग? सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सही, वेग। क्या हो जाएगा? चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है वो वेग होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर, नेक्स्ट है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? एक निश्चित दिशा में है बढ़ रही वस्तु की गति को वेग कहेंगे, गति या त्वरण है या समय? अरे त्वरण तो होगा नहीं, क्यों? वेग परिवर्तन दर को त्वरण करते हैं तो इसका वेग आएगा। क्या आएगा भाई? वेग आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 581। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? किस कोण के फेंके जाने, यानी हम ऐसा किस एंगल से फेंक दें जो वस्तु को, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, इनसे कहा जाए एक तुम पत्थर लो, ये पत्थर लिए और इसको फेंको, ऐसे किस कोण के साथ हम फेंकें कि जो वो पत्थर है वो सबसे दूरी जाके गिरे? तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, अगर देखो, अगर अधिकतम ऊंचाई तक पूछेगा तो वो कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर यानी कि अगर ऊपर फेंक रहा है तो अगर हम 90 डिग्री से ऊपर फेंकते हैं तो एंगल बनाकर तो सर्वाधिक ऊंचाई तक जाएगा। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो 45 डिग्री का कोण बनाएंगे तो हम सबसे दूरी किसी वस्तु को फेंक सकेंगे। ये बात आपको ध्यान देना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी आंसर, 45 डिग्री कोण एंगल से। अगर 90 से फेंकेंगे तो सर्वाधिक ऊंचाई तक जाएगा। इसको भी आपको ध्यान देना, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। किसी प्रक्षेप का, ठीक है, सरल रेखा, परवलय, वृत्त या अति परवलय? तो परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये परवलयाकार, नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हम यहाँ पर प्रक्षेप गति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रक्षेप गति गति का वह रूप है जिसके द्वारा किसी कण या वस्तु को पृथ्वी के सतह के निकट क्षैतिज से किसी कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप वक्र कहा जाता है। प्रक्षेप पथ परिवलयाकार होता है। कई बार प्रश्न पूछा गया। अगला है प्रश्न नंबर, वेग में परिवर्तन
लगने वाला समय। सिंपल सा है कि वेग वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, तो हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। प्रश्न आपने देख चुके हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा आपका वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? तो यहाँ पर त्वरण पूछा गया है, बस निकाल लो भैया। त्वरण यानी कि ए बराबर आपका हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर, पहले 5 था फिर 10 हो गया, तो वेग में परिवर्तन की दर यानी कि 5 माइनस, सॉरी 10 माइनस का 5 बटे समय कितना है 5, ये हो जाएगा 5 बटे 5 बराबर 1। तो त्वरण आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कहीं? हाँ, 1 मीटर पर प्रति वर्ग, ये ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। सॉरी 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। जिन्होंने आंसर इसका डी दिया होगा वो सभी सही होंगे भाई। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट 586। जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उसका उत्पन्न त्वरण कितना होगा? यहाँ पर भी आपसे त्वरण पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपसे त्वरण पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई, न्यूटन बल एफ बराबर दिया कितना? 21 न्यूटन दिया है, और एम बराबर दे दिया है 3 kg। यहाँ पर आप लगा दो एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, एफ का मान दिया है 21 बराबर एम का मान दिया है 3 गुणे यहाँ पर ए हो जाएगा 3 सत्ते 21। ए बराबर आया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो 7 मीटर सेकेंड की पावर -2। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी, 586 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी आता किसी को? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेग में परिवर्तन की दर को, बार बार वही प्रश्न देखो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एलपी में हो, चाहे वो ग्रुप डी में हो, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे वो आरपीएफ में हो। ठीक है, तो वेग परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं। बाकी त्वरण के बारे में सब आपको स्पष्ट कई बार बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। संवेग पी बराबर एम वी। अगर मैं कहूँ कि मान लो कोई ये कार है, कोई ये ट्रक है ना, कोई कार है कोई ट्रक है, इसका संवेग सबसे ज्यादा होगा, तो भैया देखो यहाँ एम है द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग भी ज्यादा होगा। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 588। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? फिर वही बात, एफ बराबर एम ए, ए बराबर एम ए, इसका मान 20 है और एम का मान 10 है। मुन्ना ए काट, 0 0 कट गया, ए बराबर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा उसका त्वरण। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड की वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करना है। यहाँ पर भी आपको त्वरण ज्ञात करना है, कुछ दिक्कत है नहीं है। कौन सा नंबर है? 589। क्यों? चलिए, तो यहाँ पर आपको डरना नहीं है, ये मुन्ना इसको भूल जाओ, ये फालतू दिया है, इससे इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगाना है त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन में आप समझ हो जाएगा। पहले वेग कितना था 6, अब कितना 16, तो 16 में से 6 घटा दो भैया, समय कितना है मुन्ना 5 सेकेंड दिया है, ये हो जाएगा 10/5 यानी कि 2 हो जाएगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो यहाँ पर माइनस में दिया है, लेकिन आपको डाउट नहीं होना है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके भैया, माइनस मत कर देना।
वेग में परिवर्तन ये 16 16 6। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट, लोग चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर 590, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? जो अगर वहां पर त्वरण नकारात्मक हो तो किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग के, संवेग के, बल के, या दूरी के? 590, ठीक है। तो वेग की दिशा के विपरीत होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 591 है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, या कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है? इनमें से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? प्रश्न नंबर 591, ठीक है। तो कार का वेग जो है वो निरंतर बदल रहा है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो, यदि कोई पिंड नियत त्वरण से गति कर रहा है तो उसके वेग में निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यदि पिंड नियत वेग से गति कर रहा है तो उसका त्वरण शून्य होगा। ये बात भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ये आज का लास्ट प्रश्न हो, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा? अगर कोई वस्तु एक समान गति से त्वरण कर रही है, उसका जो त्वरण होगा वो शून्य होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा, ठीक। अब यहाँ पर एक समान गति से गति कर रही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 592 का सी आंसर जो है करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तु की जो गति है वो समय के सापेक्ष स्थिर है। क्या है? वस्तु की जो गति है वो समय के सापेक्ष स्थिर है, तो वस्तु का जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। जब वेग में परिवर्तन होगा कभी तो त्वरण होगा, ठीक है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। कोई दिक्कत परेशानी किसी को अगर किसी क्वेश्चन में है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।